बच्चे प्रोबेबिलिटी देख लो 11th की, ठीक है। तो हम 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, ध्यान से देखना बच्चे। बेटा अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। बेटा टोटल आउटकम्स को या टोटल पॉसिबल आउटकम्स को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? सैम्पल स्पेस। क्या कहलाता है? सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जांपल रोलिंग अ डाई, तो इसमें 6 आउटकम है 1 2 3 4 5 6। तो जब मैंने इसको सेट की फॉर्म में लिखा तो ये क्या कहलाएगा? सैम्पल स्पेस। तो इनिशियली आपको सिर्फ इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मान लो एक डाई रोल किया और उसकी 6 आउटकम थी, मैंने एक इवेंट बनाया 1 2 3 का। बेसिकली ऐसे मान लो कहीं पे कोई गैम्बलिंग हो रही है, डाई रोल किया है और आपको नंबर्स पे पैसा लगाना है कि जिस अगर आपके वाला नंबर आ गया तो आप पैसे जीत जाओगे। तो किसी एक इंसान ने 3 आउटकम पे पैसा लगाया 1 2 3 पे, किसी दूसरे पर्सन ने 4 5 पे लगाया। तो ये 2 इवेंट्स हो गए। क्या इन दोनों इवेंट्स के इंटरसेक्शन में कुछ है? नहीं। जब इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 5 आए, तो ऐसे दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो जब दो सेट्स के बीच में या दो इवेंट्स के बीच में कि कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मान लो इसी केस में ऐसे होता कि मैंने पैसा लगाया 1 2 3 4 पे और मेरे दोस्त ने पैसा लगाया 3 4 5 6 पे, ठीक है। अब हमने कहा भाई दोनों ना मिल के खेलते हैं, हम दोनों ही जीतेंगे। ऑब्वियसली हम दोनों ही जीतेंगे। अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो वो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। और वो किसके बराबर है? सैम्पल स्पेस के। किसके बराबर है बेटा? सैम्पल स्पेस के। कभी भी 2 इवेंट 3 इवेंट या 4 इवेंट के यूनियन करके अगर हम सैम्पल स्पेस को कवर कर देते हैं, मतलब सैम्पल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देते हैं, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मिलकर सैम्पल स्पेस को क्या कर दिया? एग्जॉस्ट कर दिया। अगर किसी इवेंट में अगर एक ही आउटकम हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो इसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल इवेंट, ठीक है। अगर किसी इवेंट में एक से ज़्यादा आउटकम हो, 2 3 4 5 6, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। क्या कहते हैं बच्चे? कंपाउंड इवेंट, ठीक है जी। तो इनिशियली तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे या तो नहीं। अब जैसे अगर मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए निकालना है मुझे, जिसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी कहते हैं, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब आगे देखो ज़रा भैया, हमें पता है, हमने सेट्स में पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इनको सैम्पल स्पेस के नंबर से, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड करूँ तब भी ये इक्वल रहेगा। बेसिकली क्या बन गया? आउटकम्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस, आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। बेसिकली ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये फॉर्मूला याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। ऐसी बेटा एक और चीज़ याद रखना, अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से याद कर सकते हैं, जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता तो हम बी में से माइनस करते दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है जी। अब एक और चीज़ और देखो बेटा बड़े ध्यान से, सेट्स में एक चीज़ थी डी मॉर्गन्स लॉ।
डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? कहता है भैया अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसे हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाइस वर्सा, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कभी किसी ने मुझसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियसली जब कॉम्प्लीमेंट बाहर जाएगा कॉमन तो इंटरसेक्शन को क्या बना के जाएगा? यूनियन। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अभी भी बताया था अगर किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो। अभी अभी मैंने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताया था ऊपर, वो होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, ये चीज़ भी याद रखनी है। ओके, तो ये चीज़ें तो हैं। अब बुक के अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, अगर मुझे एग्जैक्टली याद है तो मैं बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन, कि भाई अनिल किसी एग्ज़ाम देने बैठा है और अनिल वो क्वालिफाई कर देगा, 0.05 थी। मेरे पास अभी बुक नहीं है तो जहाँ तक मुझे याद है यही था, और नहीं भी होगा तरीका यही है। आशिमा क्वालिफाई कर दे, इसकी थी 0.10। कहता है बोथ अनिल एंड आशिमा क्वालिफाई, कि अनिल भी क्वालिफाई कर दे आशिमा भी क्वालिफाई। बोथ जहाँ पे आता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। अनिल क्वालिफाई इंटरसेक्शन आशिमा क्वालिफाई, ये दे रखा है 0.02। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल नॉट क्वालिफाई। मान लो अनिल के क्वालिफाई को मैं लिख रहा हूँ ई से, और आशिमा के क्वालिफाई को मैं लिख रहा हूँ एफ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुझे चाहिए अनिल भी ना क्वालिफाई करे आशिमा भी ना करे, मतलब ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर कॉमन लूँगा तो इंटरसेक्शन का क्या बनेगा? यूनियन। और प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ का, ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में जहाँ तक मुझे याद है उसका था प्रोबेबिलिटी बोथ विल क्वालिफाई, तो दे रखा है, मतलब हाँ एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। उसने कहा कम से कम एक क्वालिफाई ना करे। तो भैया एक बात हो, कम से कम एक क्वालिफाई ना करेगा क्या मतलब? या तो अनिल क्वालिफाई ना करे, या आशिमा ना करे, या दोनों ना करें। तो इन तीन अलग अलग केसेस को निकालने से अच्छा मैं इसका उल्टा निकालूँ। मैंने कहा था एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो इसका उल्टा होगा बोथ विल क्वालिफाई। और बोथ विल क्वालिफाई का क्या ऑप्शन था? 0.02। मुझे निकालना है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो वो इसका क्या होगा? मतलब इन्वर्स या उल्टा लगा लो। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ विल क्वालिफाई, तो 1 माइनस 0.02, इट विल बी 0.98। एंड लास्ट केस था कि एग्जैक्टली वन क्वालिफाई, मतलब अनिल हो जाए आशिमा ना हो, या फिर आशिमा हो जाए अनिल ना हो। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ई माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। जब केसेस बनते हैं तो बीच में प्लस आता है, प्रोबेबिलिटी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ। तो एक क्वेश्चन ये है। ठीक है जी। अब बेटा इसके बाद कई जगह कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है। मान लो मैंने 4 कार्ड ड्रॉ किए हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें एग्जैक्टली 1 एस हो। 4 तो निकाले, एग्जैक्टली क्या हो? एस। अब अभी मैंने 4 पत्ते निकाले, कितने में से निकाले? 52 में से। तो टोटल वेस क्या होंगे? 52C4। ये हो गई टोटल आउटकम्स। अब वो कहता है एक इक्का हो, एग्जैक्टली 1 एस। भाई इक्के होते कितने हैं? 4। तो 4 में से एक इक्का आना चाहिए, बाकी 3 पत्ते का आने चाहिए नॉन एस, मतलब 48C3। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है। अब जैसे एक लड़की 4 सिटीज़ में घूमने गई है, ABCD, हमें ऑर्डर नहीं पता। अब उसके ऊपर मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है तो मैं उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा NCERT से ये वाला।
ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। उसमें क्वेश्चन था वो किस ऑर्डर में गई है चारों सिटी में, हमें नहीं पता, पर गई नहीं 4 सिटी में, तो पहले सैम्पल स्पेस बना लो। कहता है भाई 4 सिटी में गई है, ऑब्वियसली जब घर से निकली तो पहले उस पर कितने ऑप्शन थे, 4 सिटी के ऑप्शन थे, फिर 1 सिटी चली गई तो फिर 3 के रह गए, फिर 2 के, फिर 1 के, मतलब 24 आउटकम बनेंगी टोटल। ठीक है, मान लो मैंने ए को फिक्स कर दिया कि ए सबसे पहले गई थी, अब ए के साथ पहले बी को फिक्स करो। अगर ए के साथ बी को फिक्स किया तो या तो सी डी हो सकता है या तो डी सी हो सकता है। ए के साथ अब सी को फिक्स करो तो या तो बी डी हो सकता है या तो डी बी हो सकता है। ए के साथ डी को फिक्स करो, बी सी हो सकता है या सी बी हो सकता है। तो ए जब ए पहले गई थी तो 6 केसेस बने। मान लो बी पहले गई थी, अब इसके साथ ए को फिक्स कर दो, या तो सी डी हो सकता है या तो डी सी हो सकता है। बी के साथ इस बार सी को फिक्स कर दो, या तो ए डी हो सकता है या तो डी ए हो सकता है। बी के साथ एक बार डी को फिक्स कर दो, ए सी हो सकता है, सी ए हो सकता है। मान लो सी सबसे पहले गई थी तो सी सी के साथ पहले ए को फिक्स कर दो, बी डी हो सकता है, डी बी हो सकता है। सी के साथ फिर बी को फिक्स कर दो, ए डी हो सकता है, डी ए हो सकता है। सी के साथ डी को फिक्स कर दो, ए बी हो सकता है और बी ए हो सकता है। तो अब तक कितनी आउटकम बनी है, 18। अब डी को पहले फिक्स कर दो, डी के साथ ए को फिक्स करेंगे तो बी सी हो सकता है और सी बी हो सकता है। डी के साथ बी को फिक्स करेंगे तो ए सी हो सकता है और सी ए हो सकता है। डी के साथ सी को फिक्स करेंगे तो ए बी हो सकता है और बी सी हो सकता है। उसके ऊपर ने इसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि ऐसे केसेस बताओ जिसमें ए गया हो बिफोर बी से, जस्ट बिफोर नहीं, बस बी से पहले गया हो। ठीक है, जैसे ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये इसमें भी ए पहले है ना बी से। और कौन सा, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, तो 12/24। तो ऐसे और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो वो भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था उसके अंदर कि भैया 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड हैं और 100 बच्चों की क्लास थी। इन 100 बच्चों को 2 क्लासेस में बांटना था, 60 वाले सेक्शन में और 40 वाले सेक्शन में। क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों सेम सेक्शन में जाएंगे? भैया एक बात है, सिंपल बताओ। मैंने 100 में से 2 बच्चे चुने होंगे जब मैं बांट रहा हूँगा। ठीक है, तो चुनने के कितने तरीके हैं, 100C2। मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों सेम सेक्शन में जाएं, मतलब या तो दोनों 60 वाले में आ जाएं या दोनों 40 वाले में। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे फेवर में जब 60 बच्चे चुने गए उनमें से 2 बच्चे चुन लिए जाएं, या फिर का मतलब है प्लस, जब 40 बच्चे चुने गए उसमें दोनों चुन लिए जाएं। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम सेक्शन, कि दोनों सेम सेक्शन में जाएंगे। अब कोई मुझे बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शन निकाल दो, अबे ये निकाला है तुमने सेम वाला, इसको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, इतनी बात समझ आई है, हाँ या ना? वो चलो तुम तो बोल नहीं सकते। देखो इधर आगे देखो, एक और क्वेश्चन था बेटा इसी तरीके से। कहता भाई 3 लेटर हैं, एक लेटर के ऊपर लिखा था ए बी सी, और ए वाले को ए वाला देना था, बी वाले को बी वाला, सी वाले को सी वाला। मैंने अपने नौकर को बोला जा भाई दे आइयो इनको, मैं भूल गया, मेरा नौकर तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। अब मैं बोल के तो चला गया, 3 बंदों को दे के जाना था। हो सकता है वो तीनों को सेम देकर आया हो, ठीक देकर आया हो कि ए को ए दे दिया, बी को बी, सी को सी दे दिया। ऐसा हो सकता है ए को सही दे दिया था, इन दोनों को उल्टा दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बी को सही दिया था, इन दोनों को उल्टा दे दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले को सही दिया था, इन दोनों को उल्टा दे दिया। ऐसा भी हो सकता है तीनों को ही उल्टा दे दिया, बिल्कुल ही खराब आदमी था। ऐसा भी हो सकता है एक और केसेस कि तीनों को ही उल्टा दिया, पर उसका भी एक अलग तरीका है, किसको सी दे दिया, इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया। भाई टोटल 6 ही केसेस बनेंगे। बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता, आपको तो रट्टा लगा हुआ था। नहीं भाई देखो सिंपल है, नौकर के हाथ में 3 छटियाँ हैं, तो पहली बार उसके पास जब वो देने जा रहा था चिट्ठी पहले बंदे को, तो उसका कितने ऑप्शन थे उसे देने के, 3। अगले वाले को देने के 2 होंगे, उसके अगले वाले को देने का 1 होगा, तो टोटल 6 तरीके हुए। 6 तरीके मैंने यहाँ लिख दिए। क्वेश्चन में पूछा गया प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक बंदे को सही गया हो। कम से कम एक बंदे को, या तो एक को
या तो फिर 2 3 को, मतलब 2 को जाएगा तो तीसरे को तो चला ही जाएगा। तो ये मेरे फेवर में है, ये मेरे फेवर में है, ये भी मेरे फेवर में है, ये भी मेरे फेवर में है। तो क्या आएगा 4/6, 2/3। ठीक है जी। और भी क्वेश्चन है बेटा इसी तरीके से। एक वो टिकट वाला क्वेश्चन है कि 10,000 लॉटरी की टिकटें हैं, 10 में प्राइज़ है और बाकी बची हुई खाली हैं। कहता है मैंने एक टिकट खरीदी, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें प्राइस ना हो। भाई ना होने के फेवर में कौन है, 9,990। टोटल कितने थे, 10,000। फिर कहता है मैंने 2 टिकटें खरीदी, उसमें भी मेरी लॉटरी ना लगे, मतलब मेरी जो दोनों टिकटें आई हैं वो कहाँ से आनी चाहिए, 9,990 C2 में से, और नीचे क्या आएगा 10,000 C2। ऐसे फिर 10 टिकटों का हिसाब, 9,990 C10, 10,000 C10। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है इसका बड़ा सा इसी तरीके से। कहता है भाई जहाँ तक मुझे याद है यही तो ऑप्शन 0 1 3 5 7। कहता है ये 5 एल्फ नंबर हैं और पहली केस में रिपीटेशन अलाउड है। पहले बताओ कितने नंबर होंगे जो 5,000 से बड़े बनेंगे, फिर बताओ प्रोबेबिलिटी कि उन नंबर में ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर 5,000 से बड़ा और 5 से डिविजिबल हो। तो पहले वाले में रिपीटेशन अलाउड है, तो भैया जब रिपीटेशन अलाउड है और 4 डिजिट का बनाना है, ठीक है याद रखना 4 डिजिट का बनाना है 5,000 से बड़ा। तो भैया अगर 4 डिजिट का 5,000 से बड़ा बनाना है तो इसको भरने के तो 2 ही ऑप्शन है, या तो 5,000 वाले नंबर से बड़ा 5 से स्टार्ट होगा या 7 से। इसको भरने के 2 तरीके, बाकी सबको भरने के 5 5 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 250। पर बेटा इन 250 में ना एक नंबर इंक्लूड हो गया 5,000। मान लो मैं यहाँ 5 लिखता और यहाँ हर जगह 0 लिखता तो 5,000 आ जाता, पर मुझे तो 5,000 से बड़े चाहिए, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। 250 नंबर वो हैं जो 5,000 या 5,000 से बड़े हैं, बट मुझे 5,000 इंक्लूड करने में जो 5,000 से बड़े चाहिए, तो ये आ जाएगा 249। तो टोटल नंबर बनेंगे 249 जो 5,000 से बड़े हैं। अब मुझे चाहिए ऐसा नंबर जो 5,000 से बड़ा हो और 5 से डिविजिबल हो। तो इसको भरने के 2 तरीके, 5 या 7। इसको भी भरने के 2 तरीके, 5 या 0, क्योंकि 5 से डिविजिबल चाहिए। बाकी दोनों को भरने के 5 5। तो यह आ गया 100। पर इस 100 में भी 5,000 इंक्लूड हो गया। अगर मैं पहले 5 लिखता, आखिरी पे 0 और बीच वालों में भी 0 लिखता तो 5,000 हो जाता। तो इसमें से एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, 99। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, फेवर में 99 आउटकम्स। टोटल कितनी है 249। अब भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। पहले तो नंबर बनाओ जो 5,000 से बड़े बनेंगे। ऑप्शन वही है 0 1 3 5 7, 4 डिजिट का बनाना है। अब क्योंकि 5,000 से बड़ा चाहिए तो इसको भरने के 2 तरीके, एक नंबर यहाँ यूज़ हो जाएगा, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2। 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 48, 48 नंबर बनेंगे जो 5,000 से बड़े हैं। अब इसमें 5,000 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5,000 बनाने के लिए 0 रिपीट होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड है नहीं। अब ऐसे नंबर चाहिए जो 5,000 से बड़े और 5 से डिविजिबल हैं। केस 1, मान लो मैंने पहले 7 फिक्स कर दिया, तो लास्ट वाले को भरने के 2 ही तरीके हुए, या तो 0 या तो 5। एक नंबर यहाँ यूज़ हो गया, एक नंबर यहाँ, तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2। तो कितना आ गया 12। केस 2, मान लो मैंने 5 को फिक्स कर दिया आगे, तो अब लास्ट वाले को भरने का एक ही तरीका है 0। एक नंबर यहाँ यूज़ हो गया, एक नंबर यहाँ, इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2, तो 6 तरीके हो गए। तो ऐसे 18 ही नंबर बनेंगे। 12 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से स्टार्ट हो रहे हैं और 6 नंबर ऐसे जो 5 से स्टार्ट होते हैं। टोटल 8, टोटल 18 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 18/48। ठीक है जी। ये प्रोबेबिलिटी का एक और बड़ा क्वेश्चन था। और जैसे जैसे याद आते हैं बताते हैं भैया। और पूछता है, एक में उसने पूछा हुआ था ये वाला, कहता है जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन, उसमें उसने बोला था कि रिले रेस है, 5 टीमें हैं ABCD, ये मिसलेनियस से जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल होगा। कहता है भाई पहले 3 नंबर पे इन 5 टीमों में से 3 टीमें ख़त्म करेंगी। बताओ कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब ABCBC, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। भाई सिंपल है, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, तो कितने हो गए 60 तरीके। प्रोबेबिलिटी A फर्स्ट आए, B सेकंड आए
और सी थर्ड है, ऐसी कितनी आउटकम होंगी? एक ही तो होगी, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड। तुम्हारे फेवर में एक आउटकम है, टोटल कितनी है? 60। अगर वो कहता कि ए बी सी पहले 3 में आए, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2, इसको भरने का 1, तो जब वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इन फर्स्ट 3, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो 6 आउटकम तुम्हारे फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6/60। तो यह आ गया 1/10। कितना आ गया बेटा? 1/10। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, इसमें जितने उटपटांग से क्वेश्चन थे बुक के अंदर वो मैंने सारे करा दिए 20-21 मिनट की वीडियो में। एक बार देख लोगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार बुक के क्वेश्चंस भी और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसको कर लेना जल्दी से, छोटा सा रिव्यू दिया है मैंने, तुम्हें हेल्प हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।